नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आपका स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर यहां सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों, विश्लेषण और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 3 बड़ी खबरों पर, जिनकी विस्तार से बात करेंगे। उनके अलावा कुछ और खबरें भी होंगी, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की। पाकिस्तान में इमरान खान पर हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार सरकार ने इमरान को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए, जिस पर सियासी संग्राम जो है कुछ ही घंटों बाद अब ये शुरू हो चुका है। बताएंगे आपको इस खबर से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। इसके साथ ही बात ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी की भी होगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इस बार ईरान पर बम नहीं बरस रहे, लेकिन उस पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार अमेरिका अपने उद्देश्य में सफल होगा। इसके अलावा बात न्यूयॉर्क में आतंकी हमले की साजिश की भी करेंगे। कैसे अमेरिका में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और उसे समय रहते उसे रोक दिया गया उसके होने से पहले, और इसके तार कहां से जुड़े हैं, इस पर हम सभी आपको पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जहां देर रात इमरान खान पर हाई वोल्टेज ड्रामे ने सुर्खियां बटोरी। पहले इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद वापस जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर रात रावलपिंडी की अडियाला जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद लाया गया। हालांकि मेडिकल जांच के बाद उन्हें वापस अडियाला जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद इमरान खान का हेल्थ चेकअप किया गया और इसके लिए जेल और अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री को अस्पताल लाए जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम थे और अस्पताल परिसर के बाहर लगभग 800 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात थे। अस्पताल में मीडिया को दूर रखा गया और बत्तियां बंद कर मोबाइल फोन जमा करा लिए गए। विशेषज्ञों और डॉक्टर्स की एक टीम ने इमरान खान की विस्तृत मेडिकल जांच की तो जेल भेजे गए थे अस्पताल से, चूंकि ऐसा कहा गया था कि उनके स्वास्थ्य की जांच की जानी चाहिए और उस जांच के बाद उन्हें वापस से जेल भेज दिया गया। इमरान खान को फिर से चूंकि जेल भेजा गया है, आपको बता दें कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वापस वो जेल भेजे जा चुके हैं। मेडिकल जांच के बाद उन्हें वापस भेजा गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती रखने की जरूरत नहीं है। मतलब तबीयत इतनी ज्यादा भी नासाज नहीं है कि उन्हें अस्पताल में रखा जाए। कड़ी सुरक्षा के बीच वापस अडियाला जेल ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल की। इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल भेजने के आदेश को बदलने की मांग की थी। और आपको बता दें कि इमरान खान आखिर जेल में कैद क्यों है, यहां पर यह समझना भी जरूरी है। और सरकार के इस कदम से इमरान खान के समर्थकों में दरअसल भारी गुस्सा है और इमरान खान के समर्थकों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। लोगों को सुनने को मिला कि खान साहब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा इलाज के लिए, बेहतर सहूलत के लिए। तो मुझे तो ये फ़ैसला बड़ा खुशाइन लगा। हम इसका खैर मकदम करते हैं। जिन्होंने भी ये फ़ैसला लिया है ये बहुत अच्छा है। तो मई 2023 से इमरान खान जेल में बंद है। इस खबर की पूरी टाइमलाइन देखिए कि कब क्या क्या हुआ। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि अब तक इमरान खान के साथ क्या क्या हुआ और जो उनकी जो सियासत थी इस पर जो शुरू हुई उसकी अगर शुरुआत की बात करें तो अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाते हैं। 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार होते हैं। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जेल से बाहर आ जाते हैं। 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा इमरान खान को सुना दी जाती है। दोबारा जेल भेजे जाते हैं। जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में 14 साल और सिफर केस में 10 साल की सजा होती है।
फरवरी 2024 को अवैध निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा सुना दी जाती है। अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच में कई मामलों में सजा पर रोक लगती है, लेकिन कुछ दूसरे केस के कारण वो जेल में ही रहते हैं। दिसंबर 2024 में 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े मामलों में आरोप तय हो जाते हैं इमरान खान पर, और 17 जनवरी 2025 को अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना दी जाती है। और आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2025 को एक अन्य तोशाखाना केस में दोनों को 17-17 साल की सजा सुना दी जाती है। तो ये अब तक इमरान खान की जो स्थिति थी, किस तरह से उन पर आरोप तय होते हैं, तो ये। और आइए अब आपको बताते हैं इमरान खान का सियासी सफर कैसा रहा। मतलब सियासी सफर जितनी तेजी से आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से उन पर कार्रवाई भी होती है। इमरान खान का सियासी सफर 25 अप्रैल 1996 से शुरू होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का गठन वो करते हैं। 2002 में मियांवाली सीट से चुनाव जीतकर पहली बार नेशनल असेंबली पहुंचते हैं। 2013 में आम चुनाव में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सरकार बनाने में सफल होते हैं इमरान खान, और 2023 में इमरान खान प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में पाकिस्तान की सियासत में एक उभरा हुआ नाम बन जाते हैं। 25 जुलाई 2018 को आम चुनावों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, और 9 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री पद से इमरान खान बेदखल कर दिए जाते हैं, और पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव से बेदखल होने वाले, अविश्वास प्रस्ताव से प्रधानमंत्री के पद से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं इमरान खान। मतलब जितनी तेजी से उनका सियासी सफर शुरू हुआ, उतनी ही तेजी से एक तरीके से वो जमीन पर भी पहुंचे, और अब तो फिलहाल वो जेल में बंद है। तो साफ है कि इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम यहां पर नहीं ले रही हैं। इससे पहले कई मौकों पर इमरान खान ने कहा था कि वो समझौता नहीं करेंगे। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूँ। मैं कभी हार ज़िंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिज़ल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा होकर सामने आऊँगा, जो भी रिज़ल्ट हो। तो ये पुराना वीडियो हमने आपको देखा, और आइए बढ़ते आगे। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का ऐलान किया है। इससे पहले नौसैनिक नाकेबंदी के बीच वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तल्खी चरम पर है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को अमेरिकी क्षेत्र करार दिया है। वहीं ईरान ने अमेरिका के प्रतिबंधों को युद्ध का ऐलान बताया। साफ है कि अमेरिका भले ही ईरान पर बम ना बरसा रहा हो, लेकिन उसके नए ऐलान के बाद हालात और भी ज्यादा अब मुश्किल हो गए, खासकर तब जब ईरान ने भी झुकने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दुनिया के सामने अब जो विकल्प हैं वो आखिर कौन से विकल्प बच गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी है, ये ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी आखिर है क्या। आपको बता दें कि सख्त सेकेंडरी प्रतिबंध जो है इसके तहत लगाने की बात कही गई है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले तीसरे देशों और विदेशी कंपनीज को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली और बाजार से पूरी तरह से अलग करने की चेतावनी इस ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत दी गई है। शैडो प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो एक्सचेंज पर नकेल कसने का प्रयास इसके जरिए किया गया। वित्तीय प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहे डिजिटल असेट क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर सख्त प्रतिबंध यहां पर अमेरिका ने लगाए हैं, और चीन के टी पॉट रिफाइनरीज पर भी पाबंदी है। ईरानी तेल खरीदने वाली चीन की स्वतंत्र रिफाइनरी कंपनीज को अमेरिकी पेनल्टी सूची में शामिल किया गया है। तो सख्त प्रावधान ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत लगाए गए हैं, और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जुड़ी संस्थाओं पर कार्रवाई करने की बात इसमें कही गई है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर अवैध शुल्क या नियंत्रण का प्रयास करने वाली संस्थाओं और पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। बैंकिंग और शैडो बैंकिंग नेटवर्क पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, और ईरान के अनधिकृत अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और हवाला नेटवर्क को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से काट दिया गया है। हथियार खरीद नेटवर्क की नाकेबंदी भी इसके
तहत शामिल है बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, यूएवी और सैन्य उपकरणों के पुर्जे हासिल करने वाले वैश्विक नेटवर्क को चिन्हित कर ब्लॉक किया गया है। समुद्री बीमा और शिपिंग सेवाओं पर रोक लगी है और ईरानी तेल और रसायनों को ढोने वाले जहाजों को बीमा सेवाएं देने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज को भी ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की बात इसमें कही गई है। मानवीय छूट के सख्त नियम लागू किए गए हैं। भोजन, कृषि और चिकित्सा आपूर्ति को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक छूट और अस्थायी छूट पत्रों, वेवर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रंप ने पूरा कसने की कोशिश की है यहां पर ईरान को, और अमेरिका बार बार दावे कर रहा है कि हॉर्मुज़ पर हमारा नियंत्रण है, लेकिन सच यह है कि ईरान लगातार जहाजों पर हमले कर रहा है। आपको सुनवाते हैं ट्रंप ने क्या कहा। It just means that we're seeing what happens. They have no money, they have no navy, they have no air force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. और इस बीच अमेरिकी सेना ने अपने निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें यह विशाल युद्धपोत रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरता और हिंद महासागर में लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ कराता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना द्वारा जारी की गई फुटेज के अनुसार यह युद्धपोत मध्य पूर्व से पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का हिंद महासागर क्षेत्र में आना और यूएसएस अब्राहम लिंकन को रिप्लेस करना एक पूर्व निर्धारित नियमित तैनाती का हिस्सा है। हालिया दिनों में कुछ सैन्य मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मध्य पूर्व में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन पर चालक दल के बीच घटते मनोबल, कठिन परिस्थितियों और मानसिक तनाव के मामले सामने आए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि जहाज की स्थितियों को गलत तरीके से पेश किया गया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती को सामान्य बताते हुए मनोबल से जुड़ी चिंताओं को गलत बताया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक समुद्री सुरक्षा को देखते हुए अमेरिका का ये नौसैनिक कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिंद महासागर और फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े की इस हलचल पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं। तो साफ है कि ईरान पर अमेरिका का फंदा और ज्यादा कसता जा रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य और आर्थिक घेराबंदी अब एक नए और अधिक आक्रामक चरण में पहुंच गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने आधिकारिक बयान कर जारी किया और इसके बाद पुष्टि की है कि ईरान पर लागू की गई नौसैनिक नाकेबंदी के तहत अमेरिकी नौसेना ने अब तक 68 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदला है, 2 को जब्त कर उन पर नियंत्रण कर लिया है और 3 जहाजों को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया है। अमेरिकी सेना द्वारा जारी तस्वीरों और आधिकारिक जानकारियों के अनुसार यह कार्रवाई फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में चलाए जा रहे व्यापक सैन्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंटकॉम के अनुसार यूएसएस रॉस समेत 20 से अधिक अमेरिकी युद्धपोत ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी को लागू करने और जहाजों की जांच सुनिश्चित करने में तैनात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि तेहरान अभी सही समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। तो ऑपरेशन का ये जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी है, इसके कई सारे मायने हैं और इसके जरिए अमेरिका ईरान को घेरता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका अपना घेरा और ज्यादा मजबूत कर रहा है, तो ईरान भी यहां कम नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से दी गई जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी नाकाम होगी। ठीक वैसे ही
जैसे पहले लगाई गई पाबंदियां नाकाम रही थी। आरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि 14 साल पहले इतिहास की सबसे कठोर पाबंदियां नाकाम रहीं। 8 साल पहले अधिकतम दबाव नाकाम रहा। 5 महीने पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण नाकाम रहा और आज अब तक की सबसे जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई, इसका नाकाम होना तय है। और यह बयान जो है तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि ईरान को मदद पहुंचाने वाले किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, यह अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलगाव होगा और इस कदम को आर्थिक डी-डे करार दिया। 18 जून को अमेरिका और ईरान ने लेबनान सहित क्षेत्र में हर मोर्चे पर युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। एमओयू के तहत उन्होंने अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत करनी थी, जिसकी समय सीमा खत्म हो गई है। लेकिन पिछले महीने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद बातचीत का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। ईरान में ईरानी संसद के स्पीकर ने एक बार फिर से दोहराया कि ईरान हार नहीं मानेगा, ईरान झुकेगा नहीं। در تاریخ درباره ما خواهند نوشت که ما دو ملتی بودیم که نپذیرفتیم پاورقی روایت‌های دیگران شویم و سرنوشتمان را در پایتخت‌های دولت‌های غربی ننوشتند. ما برای تکرار کلمات بدون پشتوانه اینجا نیستیم. دستور کار روشنی برای ارتقاء امنیت و ثبات دو کشور، کوتاه کردن دست بیگانگان و تعریف پروژه‌هایی داریم که به بهبود زندگی دو ملت کمک می‌کنند. और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की घेराबंदी पूरी तरह से प्रभावी है। Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point, but right now a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective. Zero, I mean, literally while it's up, and it's been for quite a while, you know, except for a couple of little pauses where we opened it purposely with a deal, but the deal didn't terminate, you know, the deal didn't turn out to be what they said, you know, when they tell us one thing and they do another. But the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places. But we'll see. We're going to see what happens. और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव के बीच एक खौफनाक घटना का वीडियो सामने आया है। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की स्पीड बोट एक कमर्शियल जहाज को घेरकर गोलियां और रॉकेट दागती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों ने अमेरिका के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक कंटेनर जहाज पर ईरानी नौकाओं ने फायरिंग की थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह घटना 22 अप्रैल को हुई। भारतीय नाविकों के संगठन ने अब इस घटना का वीडियो जारी किया है। वीडियो में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़ी नौकाओं को जहाज के आसपास देखा जा सकता है। जहाज पर फायरिंग के बाद शीशे टूटे और सामान बिखरा दिखाई दे रहा है। एक जगह रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड दागे जाने की तस्वीर भी देखी जा सकती है। हमले के दौरान जहाज का क्रू अपनी जान बचाने के लिए अंदर छिप गया था, लेकिन तस्वीरों में जहाज पर फायरिंग और गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। और इस दौरान जहाज में सवार 21 नाविक छिपते नजर आए। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच भारत ने 16 जुलाई को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी थी। ये रोक अगले आदेश तक लागू है। इन तस्वीरों से साफ है कि ईरान भले ही अब मिसाइल हमले नहीं कर रहा, लेकिन उसकी स्पीड बोट अब नई मुश्किलें पैदा कर रही हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले जहाजों को बड़ा खतरा है। अमेरिका ने इस क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया है, लेकिन इन हमलों से साफ है कि ईरान
किसी भी कीमत पर हॉर्मूज पर अपनी पकड़ को कमजोर होने देना नहीं चाहता है, फिर चाहे अमेरिका कितने भी दावे कर रहा है। इस खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए नेशन टू नेशन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की राजधानी अल्बेनी से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी और न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल बिल्डिंग को बम से उड़ाने और वहां बैठक कर रहे सांसदों की जान लेने की एक भीषण आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। इस साजिश के पीछे 35 वर्षीय स्थानीय निवासी जेसिका बोवी का हाथ था, जिसे FBI ने एक सफल ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जेसिका बोवी ने FBI के अंडरकवर एजेंट को बताया कि वो स्टेट के सीनेटर्स की बैठक के दौरान इमारत में एक बड़ा विस्फोट करना चाहती थी। उसका इरादा ज्यादा से ज्यादा विधायकों की जान लेने, महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करने और लोकतंत्र पर हमला करने का था। तो एक तरीके से ISIS के आतंकियों की साजिश जो थी उसे नाकाम कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका पर यह आतंक का साया इस बात से यह साबित होता है। न्यूयॉर्क के कैपिटल बिल्डिंग पर हमले की साजिश होती है और उसके बाद में आपको बता दें कि ISIS के आतंकवादियों ने यह पूरी साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। फिलहाल सीनेटर्स की मौजूदगी में धमाका करने का प्रयास था। आरोपी बोवी ने इमारत की कई तस्वीरें ली। आरोपी ने स्टेट कैपिटल बिल्डिंग की रेकी भी की और विस्फोटक उपकरण बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा की। हार्डवेयर स्टोर से बम बनाने का सामान भी खरीदा, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पता लगाया और बोवी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने घटना की पूरी जानकारी दी है। We wanted to announce the arrest of Jessica Bowie, age 35, of Albany, New York. She's charged with one count of 18 U.S.C. 2339B, attempting to provide material support or resources to a designated foreign terrorist organization, namely the Islamic Republic of Iraq, commonly known as ISIS. On Wednesday, August 19, 2026, Bowie was apprehended by law enforcement for her actions attempting to provide material support to designated foreign terrorist organizations. Bowie had plotted to use an explosive device to attack the New York State Capitol and the New York State Senators. तो न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल जो इमारत है वो खास क्यों है, ये समझना जरूरी है। दरअसल ये जो इमारत है न्यूयॉर्क का मुख्य प्रशासनिक केंद्र है। न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों सदन इसमें मौजूद हैं। इमारत में गवर्नर का कार्यालय भी मौजूद है। सभी कानून और बजट इसी इमारत से पास किए जाते हैं। अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में ये इमारत मशहूर है, जिसका नाम है न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल। और आपको बता दें कि FBI के अनुसार आतंकी ने हमले की पूरी तैयारी की थी आतंकियों ने, और विस्फोटक बनाने की वो लगातार कोशिश कर रही थी, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। That foreign terrorist organization is ISIS, perhaps one of the most vicious organizations that is hell-bent on murdering Americans, destroying our democracy, and disrupting
our very own way of life. As alleged in the complaint, Miss Bowie swore her allegiance to ISIS through multiple audio recordings in both English and Arabic. She clearly stated her desire. अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित अटलांटिक बीच पर मौसम का भयानक रूप देखने को मिला है। लॉन्ग आइलैंड तट के पास समुद्र में बने एक विशाल वाटर स्पाउट ने जैसे ही जमीन पर कदम रखा, वो एक विनाशकारी बवंडर में बदल गया। इस प्राकृतिक घटना ने तट पर स्थित एक लोकल बीच क्लब में भारी तबाही मचाई। इस वीडियो में प्राकृतिक आपदा का भयानक मंजर कैद हुआ है। समुद्र से तट की ओर तबाही का मंजर यहां पर लोगों ने देखा है। चश्मदीदों द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज के अनुसार समुद्र में एक बड़ा वाटर स्पाउट बना, जिसने अटलांटिक बीच के तट पर आते ही टॉर्नेडो का रूप धारण कर लिया। हालांकि लैंडफॉल के तुरंत बाद ये धीरे धीरे कमजोर होकर गायब हो गया। बवंडर की तेज हवाओं ने स्थानीय बीच क्लब के हिस्सों को उखाड़ दिया, वहां बने कबाना को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इससे पहले नेशनल वेदर सर्विसेज ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटना के समय क्वींस काउंटी और नासाउ काउंटी के हिस्सों के लिए टॉर्नेडो की आपातकालीन चेतावनी जारी की थी। अचानक आए इस बवंडर से तटीय इलाकों में हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि बवंडर ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह सका। और आइए बढ़ते हैं आगे। चीन की पारंपरिक चीशी फेस्टिवल के अवसर पर हांगकांग का आसमान रोशनी और तकनीक की अद्भुत मिसाल का गवाह बना। इस खास मौके पर विक्टोरिया हार्बर के तट पर 2000 आधुनिक ड्रोन्स ने एक साथ उड़ान भरकर नीले आसमान को खूबसूरत कैनवास में बदल दिया। चीन की प्राचीन लोक कथा और आधुनिक तकनीक का ये अनोखा मेल देखने के लिए विक्टोरिया हार्बर पर हजारों स्थानीय नागरिक और पर्यटक जुटे। इस त्योहार में पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया था। तस्वीरों के माध्यम से इस खूबसूरती को आप भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि हांगकांग के क्षितिज स्काईलाइन के सामने जब ड्रोन की आकृतियों ने अपने सुंदर सुंदर रंग बिखेरे, तो दर्शकों ने इस बेहद और मंत्रमुग्ध और खूबसूरत अनुभव इसे करार दिया और इसे अपनी स्मृतियों में कैद किया, अपने कैमरों में कैद किया। और इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।